ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम? प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी की बात की जाए, ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, जीपी का मतलब समझते हो? जीपी हम किसे कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी हमने इसकी पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? इफ ए कॉमा बी कॉमा सी किस में है? आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ए सी के। कल इस पे कई सारे क्वेश्चंस भी करके देखे थे। ठीक है, दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी आएगी, कंसीडर अ नंबर इन जीपी। कंसीडर नंबर्स इन जीपी। अगर जीपी में नंबर कंसीडर करने हैं तो कैसे करते हैं? जैसे एपी में करते थे। ठीक है, एपी में कंसीडर कैसे करते थे? अगर हमें 3 नंबर कंसीडर करने हैं एपी में, ठीक है, तो मिड में क्या मानते थे? ए। आगे क्या लिखते थे? ए प्लस डी। और फिर क्या लिखते थे? ए माइनस डी। और अगर 4 नंबर कंसीडर करने हैं तो मिड में रखते थे ए माइनस डी और ए प्लस डी। आगे नंबर आता था तो ए प्लस कितना हो जाता था? 3d। और पीछे हटेंगे तो ए माइनस कितना कर देंगे? 3d। ये सारी चीजें करते थे। अब यही चीज अगर हम जीपी में करें तो देखो जीपी में क्या होने वाला है। अगर जीपी की यहां से बात करें तो जीपी में देखो क्या होगा। जीपी की बात करें, कंसीडर नंबर्स इन जीपी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तुम्हें याद रखना है जनरल क्या होता है? ए कॉमा ए आर स्क्वायर। ठीक है, जनरल टर्म जीपी में क्या रहती है? ए कॉमा ए आर कॉमा में ए स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन रेशो जो आ रहा है वो कॉमन रेशो कितना आ रहा है? वो हमारे पास जो कॉमन रेशो है वो कॉमन रेशो कितना है? वो कॉमन रेशो आर है। आगे बढ़ने के लिए मल्टीप्लाई बाय आर कर रहा हूं मैं। तो पीछे हटने के लिए, जैसे आगे बढ़ने के लिए प्लस डी एपी में करते थे, तो पीछे हटने के लिए क्या करते थे? माइनस डी। तो जब यहाँ पे उल्टा करते थे ना प्लस का, तो जब यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए मल्टीप्लाई बाई आर कर रहे हैं तो पीछे हटने के लिए क्या करेंगे? हाँ, तो ए अपॉन में कितना आएगा? आर आएगा। तो कौन कौन से नंबर कंसीडर किए जाते हैं? तो कंसीडर नंबर की बात की जाए तो ये जो 3 नंबर हैं हमारे, ठीक है, अगर हमें 3 नंबर जीपी में कंसीडर करने हैं, कितने नंबर करने हैं? 3। तो वो कौन कौन से होते हैं? मिड में कौन रहता है? ए। आगे क्या आएगा? ए आर। और उससे पहले क्या आएगा? ए अपॉन आर। समझ में आ गई बात? अब इसका फायदा ये है, मान के चलो ऐसा कह दिया तुमसे किसी क्वेश्चन में, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी। अब जब जीपी के 3 टर्म्स का प्रोडक्ट लेना है तो जब इनका प्रोडक्ट लोगे तो आर से आर क्या हो जाए? कैंसिल। टर्म सिर्फ किस में बचेगी? ए में। वहां से ए की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब अगर 4 टर्म्स की बात आएगी, मिड में जो टर्म हम लेंगे वो ए आर। कौन कौन सी लेंगे? ए अपॉन आर और कॉमा में कितना? ए आर। ये हमें यहाँ पर लेने हैं। समझ में आ गई बात? अब अगर इसका कॉमन रेशो देखें कि इनका कॉमन रेशो कितना आएगा, तो कॉमन रेशो देखते हैं तो कैसे? ए आर को ऊपर रखते हैं और ए अपॉन आर को कहाँ रखते हैं? नीचे। आर से आर क्या हो जाएगा? ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। आर मल्टीप्लाई आर कितना आएगा कॉमन रेशो इसका? आर स्क्वायर। अब ये जो आर स्क्वायर आया है तो आगे बढ़ने के लिए 4 टर्म्स चाहिए, तो अगली जो हमारे पास टर्म आएगी वो आर स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी? ए आर क्यूब। और पीछे हटने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ए अपॉन में कितना आएगा? आर क्यूब। समझ में आ गई बात? तो ये अगर 3 टर्म्स हमें कंसीडर जीपी में करनी है तो वो 3 टर्म्स कौन सी रहती हैं? मिड में कौन रहेगा? ए। इसमें कॉमन रेशो क्या रहेगा? आर। ए आर आगे बढ़ जाएंगे मल्टीप्लाई करके, डिवाइड आर पीछे कर देंगे। 4 टर्म्स अगर कंसीडर करनी है किसमें? जीपी में, तो कॉमन रेशो कितना रहेगा? आर स्क्वायर। मिड में कौन रहेंगे? मिड में रहेंगे ये। मिड में कौन रहेगा? मिड में रहेगा ए अपॉन आर और कॉमा में कितना? ए आर। आगे बढ़ेंगे तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे हटेंगे तो आर स्क्वायर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। समझ में आ गई इतनी बात? ये नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी पढ़नी। अब तीसरी वाली देखो, थर्ड क्या होगी यहां से? थर्ड की हम बात करें तो ये कहते हैं दी प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इन एन जीपी
या ऑफ एन जीपी, इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। ठीक है, अब देखो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का यहां पे ये मतलब है कि भाई कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ एन जीपी। मान के चलो कि तुमने कोई जनरल टर्म जीपी का लिखा, और जनरल टर्म जीपी का जो है वो ये दिया हुआ है ए कॉमा ए आर, कॉमा में कितना ए आर स्क्वायर, फिर क्या चलोगे ए आर क्यूब। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा ए आर टू दी पावर 4 और ए आर टू दी पावर कितना 5 और फिर ए आर टू दी पावर कितना 6। ये कोई जीपी हमारी चलती हुई जा रही है। प्रॉपर्टी ये कहती है द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ एन जीपी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। अगर तुमने बिगिनिंग से किसको पकड़ा है, अगर तुमने बिगिनिंग से ए को पकड़ा है, अगर यहां से देखें कि तुमने बिगिनिंग से किसको पकड़ा है ए को, और यहां से लास्ट में एंड से किसको पकड़ा है ए आर टू दी पावर 6 को। समझ में आती है इतनी बात। अगर हम इनको पकड़ें तो यहां से देखो एक टर्म्स यहां से और लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो ये भी सही है। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट करें, अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो वो प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा ए स्क्वायर और आर टू दी पावर कितना 6, यही तो आएगा प्रोडक्ट। अब अगर बिगिनिंग से तुमने किसको पकड़ा सेकंड टर्म को, और एंड से भी तुमने किसको पकड़ा है सेकंड टर्म को, दोबारा इनका जब तुम प्रोडक्ट करोगे तब भी कितना आएगा ए स्क्वायर और आर टू दी पावर कितना 6। समझ में आती है बात। इसी तरह अगर मैं बात करूं, अगर इसी तरह तुम किसको पकड़ते हो यहां पे, अगर यहां से तुमने पकड़ा किसको, इसकी बात करते हैं, अगर तुमने यहां से पकड़ा है किसको बिगिनिंग से, वो बिगिनिंग से किसको थर्ड टर्म को, और एंड से भी तुमने किसको पकड़ा है थर्ड टर्म को, तब भी इनका जब तुम प्रोडक्ट यहां पे करोगे, इनका जब तुम यहां पे प्रोडक्ट करोगे तब भी कितना आएगा ए स्क्वायर और आर टू दी पावर कितना 6। हर बार वही आ रहा है। तो प्रॉपर्टी कहती है द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ एन जीपी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, उनका प्रोडक्ट क्या रहता है इज कांस्टेंट। आगे हम लिख देंगे इज कांस्टेंट। वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई, इसको नोट करो, रोक दे। अगला देखो कितनी हो गई हमारी प्रॉपर्टीज 3। चौथी प्रॉपर्टी देखो, चौथी प्रॉपर्टी ये है, ये यहां पे कहता है कि भाई मान के चलो कि कोई तुम्हारे पास जीपी है। कहने का मतलब ये है कि इफ ईच टर्म ऑफ एन जीपी, if each term of an GP is multiplied or divide or raised to the power and raised power by a same non-zero number, by a same non-zero number, then the sequence, then the resulting sequence, then the resulting sequence, तो जो तुम्हारे पास रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा इज ऑल्सो इन जीपी, वो भी किस में होगा जीपी में होगा। देखो कहने का मतलब क्या है, कहता है इफ ईच टर्म ऑफ एन जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड और रेज्ड पावर बाई अ सेम नॉन जीरो नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो किस में रहेगा इन जीपी में। अब समझो कैसे रहेगा। मान के चलो एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया और वो एग्जाम्पल यहां पर ये है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है इसको समझो। मान के चलो ए कॉमा ए आर कॉमा में ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब डेट 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 डेस,
ये हमारे पास क्या है, एक जीपी का सीक्वेंस है। पहली बात कहता है कि ईच टर्म ऑफ एन जीपी, जीपी की हर एक टर्म को पकड़ो और उसको मल्टीप्लाइड या डिवाइड या रेज टू दी पावर, तो सबसे पहले मल्टीप्लाइड कर देते हैं बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर। अगर मैं इसकी किसी भी सेम जीरो नॉन जीरो नंबर से कर दूं तो मान के चलो के कोई यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। अगर मैं उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बनेगा, के ए बनेगा। यहाँ से ये जो मेरे पास बनेगा ये के ए आएगा, फिर के इंटू में कितना आएगा, ए आर आएगा, सही है, और फिर के इंटू में कितना, ए आर स्क्वायर आएगा, और के इंटू में कितना, ए आर क्यूब आएगा। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा ये भी किसका होगा, ये भी हमारा किसका रहेगा, जीपी का रहेगा। आई बात समझ में। अगर मैं जो नॉर्मल जीपी है, जीपी का जो सीक्वेंस है उसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी भी कांस्टेंट से या किसी भी नॉन जीरो नंबर से, तब भी ये जो सीक्वेंस है ये किसका रहेगा, जीपी का ही रहेगा। ये यहाँ पे कहता है। दूसरा कहता है अगर इसी चीज को डिवाइड भी दे दिया जाए तब भी ये किसमें रहेगा, जीपी में। जैसे ए अपॉन के कर दें, ए आर अपॉन के कर दें, ए आर स्क्वायर अपॉन के कर दें, तब भी ये किसमें है, जीपी में है। और अगर इसकी पावर को बढ़ा दिया जाए, अगर इसकी पावर को बढ़ा दिया जाए, तो अगर मैं इसकी पावर को बढ़ा दूं, अगर मैं इसकी पावर को बढ़ा दूं, मान के चलो इसकी पावर कितनी कितनी बढ़ा देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये पहला नंबर क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर, ठीक है। सबकी पावर में कितना लगाया है, 2 लगाया है, पावर रेज्ड कर दी। अब ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर क्या बनेगा, ए स्क्वायर आर टू दी पावर कितना, 4, फिर क्या बनेगा, ए स्क्वायर आर टू दी पावर कितना, 6। अगर तुम गौर फरमाओ तो यहाँ पे कॉमन रेशो आर स्क्वायर आएगा, और अब भी ये किस में है, ये किस में रहेगा, जीपी में। समझ में आया। तो ये तुम्हारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसको नोट करो, जीपी की। अगली प्रॉपर्टी देखो, पांचवी प्रॉपर्टी कहती है, मान के चलो लेट किया हमने एक जीपी, 2 जीपी लेट की, एक हमने मान ली ए कॉमा ए आर, फिर कॉमा ए आर स्क्वायर और कॉमा ए आर क्यूब, और डैश 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 ही ऐसी चल रही है। ये हमारे पास एक जीपी है। बात समझ में आई, ठीक है। दूसरी जीपी हमने यहाँ से लेट कर ली, मान के चलो दूसरी जीपी है बी, कॉमा में कितना, बी आर, कैपिटल आर ले लेते हैं इसको, ठीक है, बी आर स्क्वायर, बी आर क्यूब। ये भी किसका सीक्वेंस दिख रहा है तुम्हें, ये भी सीक्वेंस किसका है, जीपी का। अगर इन दोनों सीक्वेंस की मल्टीप्लाई कर दी जाए, बात समझ में आ रही है, अगर इन दोनों सीक्वेंस की हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों की आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इनका प्रोडक्ट ले लें, तो इसका प्रोडक्ट निकल के जो आएगा वो क्या आएगा, ए इंटू बी आएगा, ठीक है। आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ए बी आएगा, यहाँ से कितना आएगा, ए बी, और आर इंटू में कितना आएगा, आर आएगा। ऐसे ही ए बी आएगा, आर स्क्वायर इंटू में कितना आएगा, आर स्क्वायर आएगा, और ये डेड 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 डेस ऐसे ही चलती रहेगी। क्लियर बात समझ में आ रही है। इन दोनों की आपस में क्या कर दी, मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म की सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म की थर्ड टर्म से, और फोर्थ टर्म की फोर्थ टर्म से, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते हुए चले गए। तो ये एक नया सीक्वेंस हमारे पास बन के आएगा। अगर इस सीक्वेंस में गौर फरमाया जाए तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसके बीच में जो कॉमन रेशो रहेगा वो कॉमन रेशो स्मॉल आर इंटू क्या रहेगा, आर रहेगा, कैपिटल आर। यहाँ भी देखोगे तब भी इसमें जो कॉमन रेशो रहेगा वो कितना रहेगा, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो अगर 2 जीपी का सीक्वेंस हम लेते हैं और उसकी मल्टीप्लाई कराते हैं इस तरीके की, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से है, सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म से है, तो ये जो सीक्वेंस बन के आता है, तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस बन के आएगा, ये सीक्वेंस किसका रहता है, जीपी का। ये भी सीक्वेंस किसका रहेगा, ये भी सीक्वेंस रहेगा जीपी का। और अगर इसके कॉमन रेशो की बात की जाए, अगर हम यहाँ से इसके कॉमन रेशो की बात करें तो इसका जो यहाँ से कॉमन रेशो रहेगा वो कॉमन रेशो क्या रहेगा बताओ, स्मॉल आर और इनटू में कितना, कैपिटल आर। ये इसका यहाँ से क्या रहेगा, कॉमन रेशो रहेगा। बात समझ में आ गई, इसको नोट करो, ठीक है, कर दिया। अब देखो नेक्स्ट, अगली हम स्टार्ट करें तो कौन सा नंबर आएगा हमारा प्रॉपर्टीज का, 6।
अब देखो 6 वाली प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से देखनी है। मान के चलो कि तुमने यहाँ पे कोई सीक्वेंस लिया जीपी का a कॉमा ए आर और कॉमा में कितना ए आर स्क्वायर, ये हमारा सीक्वेंस किसका है, जीपी का है। क्लियर बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसमें लॉग लगा दूं, हर एक टर्म के साथ क्या लगा दूं, लॉग, तो जैसे ही हम हर एक टर्म्स के साथ इसमें लॉग लगा देंगे तो यहाँ से देखो चेंज क्या होने वाला है। जैसे ही मैंने लॉग लगाया तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ए। क्लियर है इतनी बात। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लॉग ए आर, और ये क्या बन जाएगा, लॉग ए आर स्क्वायर, और डेट डेट डैश ऐसी कहानी चलती रहेगी। तो जैसे ही जीपी के सीक्वेंस में हम लॉग लगा देते हैं, वो जो सीक्वेंस बन के तैयार होता है, ये सीक्वेंस बनता है किसका, एपी का। ये एक नंबर में कंपटीशन में या बोर्ड में अगर हम बात करें 12th की, पूछ लेता है। बात समझ में आ रही है। जीपी का सीक्वेंस था, प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, जीपी के सीक्वेंस में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उसकी पावर को रेज्ड करो, वो किसका रहता है, जीपी का रहता है। या जीपी के दो सीक्वेंस का मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का, तब भी वो किसमें रहता है, जीपी में। लेकिन जैसे ही जीपी के सीक्वेंस में क्या लगाओगे, लॉग लगाओगे, वो सीक्वेंस किसका बनेगा, एपी का। अब ये समझते हैं ये एपी का बना है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए हर एक कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में। अब यहां से बात करें कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो उससे पहले लॉग की एक प्रॉपर्टी को समझो। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, हम लिखते हैं यहां पे, मैं अगर पूछूं कि लॉग एम एन, लॉग एम एन की बात करें तो लॉग एम एन कितना होगा, तो इसमें लिखा जाता है लॉग एम और प्लस में कितना, लॉग एन। पहले भी हमने जिक्र किया है इस प्रॉपर्टी का। ये प्रॉपर्टी है किसकी है, ये प्रॉपर्टी लॉग की है। समझ में आती है बात। ये प्रॉपर्टी किसकी है, लॉग की। अब सुनो, अब बोले लॉग तो है लेकिन इसके बेस में कुछ ना कुछ तो होगा। बात समझ में आती है। तो दो तरीके के लॉग हम पढ़ते हैं। एक लॉग पढ़ते हैं जिसके बेस में क्या होता है, ई होता है, और एक लॉग पढ़ते हैं जिसके बेस में क्या रहता है, 10 रहता है। सही है। बेस 10 वाला जो लॉग है मोस्ट ऑफ द केसेस किस में पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री में। समझ में आती है। जब तुम 12th में आओगे, जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो वहां पे बेस 10 वाला लॉग किस में यूज करते हैं, केमिस्ट्री में। और जो बेस में ई वाला जो लॉग है, इसको हम लिखते हैं एलन करके भी। कैसे लिखते हैं, एलन करके भी इसको हम लिखते हैं। इसका हम यूज किस में करते हैं, इसका मोस्टली हम यूज करते हैं किसमें, मैथ्स में। समझ में आ रही है बात। और लॉग बेस 10 का यूज किस में करेंगे, केमिस्ट्री में। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहां पे ये लिखा हुआ है लॉग एम एन, तो बेस में जब भी समझ जाओ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसके बेस में कितना लगा हुआ है, ई लगा हुआ है। अब ये होता क्यों है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैं RHS टर्म की बात करता हूं। मैंने यहां पे लेट कर लिया, और यहां पे लेट क्या किया है उसको समझो। मैंने यहां पे लेट कर लिया है कि भाई लॉग एम की बात करें तो लॉग बेस में ई है, इनटू में क्या है, एम। मैंने मान लिया किसी कांस्टेंट K1 के इक्वल है, कोई ना कोई तो वैल्यू देगा, उस वैल्यू को कितना मान लिया है, K1 मान लिया है। अब लॉगरिथम में जैसे ही एक्सपोनेंशियल के लिए जाओगे, जैसे लॉग का यूज करना क्यों शुरू किया भाई, 10 टू दी पावर x = 72। जब ऐसी इक्वेशंस हमारे सामने आई तो हमें किसका यूज करना था, लॉग का। करते कैसे थे, जो पावर में है वो अपनी क्या ले लेगा, पावर वाला तो कहीं भी बैठ सकता है, वो अपनी ले लेगा स्पेशल सीट। वो कहां पहुंच जाएगा, स्पेशल सीट x ले लेगा। जिसकी वजह से वो पावर में है वो कहां पहुंच जाता है, बेस में। कहां पहुंचेगा, बेस में। और ये जो 72 है ये यहां पे आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाती, लॉग बेस 10 72। समझ में आ गई इतनी बात। अब इसी तरीके से इस बात को समझो, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लॉग बेस ई एम इक्वल टू को हमने मान लिया कितना आएगा, K1 आएगा। अब इसकी अगर इस चीज को, जैसे इसको अगर एक्सपोनेंशियल में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, ये जो अलग बैठा है ये 10 की पावर में जाके बैठेगा, तो यहाँ पे ई की पावर में जाके कौन बैठेगा, K1। इक्वल में कितना आएगा, इक्वल में m आएगा। बात समझ में आ गई। ये एक चीज हमारे पास मिल गई। दूसरी चीज,
दूसरी चीज समझो कि भाई लॉग ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, क्या है मेरे पास, लॉग बेस ई एन को मैंने क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए K2 मान लिया कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, K2 आएगी। अगर इसको भी चेंज किया जाए तो इसको मैं लिखूंगा ई टू दी पावर कितना, K2, और इक्वल में कितना आएगा, n। समझ में आ रही है बात। इन दोनों इक्वेशंस की आपस में क्या कर दी, मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की आपस में क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू दी पावर बेस सेम है तो K1 प्लस K2 आएगा। अरे बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 प्लस में कितना आएगा, K2, और m और n की मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू में कितना आएगा, n आएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसी चीज को अगर दोबारा लॉग में लिखा जाए, ठीक है, इसी चीज को हम दोबारा किस में लिखें, लॉग में लिखें, तो लॉग में कैसे लिखोगे, तो भैया जो पावर में है वो अपनी स्पेशल सीट लेगा, जो पावर में है वो अपनी स्पेशल सीट लेगा, जिसकी वजह से पावर में है वो कहाँ आएगा, बेस में। एम एन इसके कहाँ आएगा, साथ में। इक्वल में क्या आएगा, K1 प्लस में कितना, K2, और ये जो K1 था यही तो लॉग m था, और ये जो K2 था यही क्या था, लॉग n था। तो हम समझते हैं कि लॉग m इंटू एन किसके इक्वल आता है, लॉग m, और प्लस में कितना, लॉग n। ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई। दूसरी प्रॉपर्टी जो तुम्हें समझनी है, मैंने तुम्हें बताया है कि अगर लिखा हुआ है लॉग और x की पावर में स्क्वायर लगा हुआ है, तो जो इसे इनपुट मिला, ये इनपुट मिला ना x, उसका स्क्वायर है, तो ये अब जो इनपुट का यहाँ पे स्क्वायर होता है उसकी पावर को कहाँ ले लेता है, आगे। यानी कि ये हो जाता है 2 लॉग और इन 2 में कितना, x। ये दोनों बातें क्या हैं, ये दोनों बातें सेम हैं। समझ में आ रही है इतनी बात। इन दो का हम यूज करने वाले हैं। अब देखो, लॉग ए तो लॉग ए रहेगा, यहां से लॉग ए क्या रहेगा, लॉग ए। क्लियर है बात। लॉग ए इंटू आर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग ए, और प्लस में कितना, लॉग आर। समझ में आ रही है बात। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ए और प्लस में कितना, लॉग आर स्क्वायर, या फिर 2 लॉग आर। ध्यान से देखना इस बात को। और आगे ये टर्म ऐसी कंटिन्यू चलती जा रही है। तो यहां से ये क्या बनेगा, लॉग ए, यहां से ये क्या बनेगा, लॉग ए प्लस में कितना, लॉग आर। इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते। ये जो हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास कितना आएगा, लॉग ए, और प्लस में 2 कहाँ आ जाएगा, आगे, और 2 लॉग आर। क्लियर बात हुई इतनी। अब यहां से तुम इसको देखो, यहां से अगर इस चीज को हम देखें, ये हमारे पास जो दिया हुआ है, अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। अगर तुम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस लोगे, इन दोनों का अगर तुम कॉमन डिफरेंस लोगे, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस लॉग आर निकल के आएगा। लॉग ए से लॉग ए कट जाएगा भाई। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर तुम इन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लोगे तो भी तुम्हारे पास कितना निकल के आएगा, लॉग आर निकल के आएगा। देखो ये टर्म तुमने रखी पहले, माइनस में ये टर्म लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, 2 लॉग आर में से लॉग आर गया तो क्या बचेगा, लॉग आर। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। इसका मतलब कि जो जीपी का जो सीक्वेंस होता है उसमें लॉग लगाने से वो जो सीक्वेंस बनता है वो सीक्वेंस जीपी का नहीं, किसका बनता है, एपी का बनता है। समझ में आ गई बात, नोट करो इसको। कोई बात नहीं, चलो। अब ये कहता है इफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, एक बार रिवाइज कर लो। पहली प्रॉपर्टी थी वी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कंसीडर अ नंबर इन जीपी। अगर 3 टर्म्स जीपी में लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए कॉमा ए अपॉन आर, और उससे अगली वाली टर्म क्या होती है, ए आर होती है। ए आर कॉमा ए अपॉन आर। 4 टर्म्स लेते हैं तो क्या होता है, हाँ हाँ, ए अपॉन आर क्यूब, कॉमा में कितना, ए आर, कॉमा ए अपॉन आर, कॉमा ए आर क्यूब। सही है भाई। अगली प्रॉपर्टी क्या थी, अगली प्रॉपर्टी ये थी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ, ठीक है, ऑफ एन जीपी
इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। ठीक है, कोई जीपी है, अगर बिगिनिंग से कोई टर्म उठाओगे इक्वी डिस्टेंस पे और एंड से उठाओगे तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है, सेम आता है, कांस्टेंट आता है। अगली प्रॉपर्टी क्या थी, अगली प्रॉपर्टी ये थी किसी भी जीपी के सीक्वेंस में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो या फिर उसकी पावर रेज्ड करो, तब भी वो किस में रहता है, जीपी में रहता है। दो सीक्वेंस का मल्टीप्लाई करके जीपी बनाएंगे, जो सीक्वेंस बनाएंगे वो भी किस में होगा, जीपी में। और लास्ट थी हमारी, किसी भी जीपी के सीक्वेंस में अगर हम लॉग लगा देते हैं तो वो सीक्वेंस किसका बन जाएगा, एपी का। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन की यहाँ से बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन जीपी। अब राइट एंगल ट्राइंगल की साइड कितनी होती हैं, 3। अब जब भी कंसीडर अ नंबर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, जब भी हमें जीपी को लेट करना है तो इसमें कितनी टर्म्स आएंगी जीपी की, 3। तो वो 3 कौन कौन सी होंगी, अगर हम यहां से राइट एंगल ट्राइंगल लें तो राइट एंगल ट्राइंगल देखो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइडें हमें लेनी है। ठीक है, अब वो 3 साइडें कौन सी हैं उनको देख लो, 3 साइडें हमें लेनी है और वो 3 साइडें क्या क्या होंगी, एक तो होगी ए आर, क्या ए अपॉन आर, और एक क्या होगी ए अपॉन आर, और एक क्या होती है हमारे पास ए होती है, और एक क्या होती है ए आर होती है। ये 3 टर्म्स होती हैं हमारे पास। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि भैया ग्रेटर टर्म कौन सी होगी और स्मॉल टर्म कौन सी होगी। अब यहाँ से ग्रेटर की अगर हम बात करें तो अगर इन जनरली में भी इसको करें, इन जनरल में, तो सबसे पहले जनरल टर्म की अगर मैं बात करूं तो जनरल टर्म कौन कौन सी हो जाएंगी, ए कॉमा ए आर और कॉमा में कितना ए आर स्क्वायर। जनरल टर्म तो यही है। यहाँ से कंक्लूजन निकालना इसलिए बेहतर है क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे ग्रेटेस्ट साइड होगी। अब जब किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं तो थर्ड टर्म सबसे हाईएस्ट टर्म आएगी, तो हाइपोटेनियस कितनी रहने वाली है, हाइपोटेनियस रहने वाली है ए आर स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना रहेगा, परपेंडिकुलर चाहो तो ए आर ले लो और इसको क्या ले लो, ए ले लो, चाहो इसको ए आर ले लो, इसको क्या ले लो, ए ले लो। अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता है, जीपी में है, जीपी में ले लिया, कहता है देन द कोसाइन ऑफ द ग्रेटर एक्यूट एंगल का हमें कोसाइन बताना है, कॉस बताना है। अब अगर इसमें पाइथागोरस लगाएं, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल में कितना ए आर का स्क्वायर और प्लस में कितना आएगा, प्लस में आएगा ए स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है ना। ये हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर, सही है। ये हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू में कितना आर स्क्वायर प्लस में कितना ए स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही रखूं और यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या ये आर स्क्वायर प्लस में कितना रह जाएगा 1, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब लेट अगर मैं यहां से मान के चलो कि आर स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं, सही है, आर स्क्वायर को टी मान लेंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर, है ना। टी प्लस 1 इसको इधर लाएंगे तो माइनस का टी और माइनस का कितना 1 इक्वल में कितना आएगा 0, -1 इक्वल में कितना 0। ये जो चीज तुम्हारे पास बनी, ये जो इक्वेशन तुम्हारे पास बनी है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन हमारे पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भाई हम जानते हैं अगर हम इसके रूट्स निकालें, टी की वैल्यू निकालें, तो फॉर्मूला तुम्हें पता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना होता है 2a। तो भाई टी के अकॉर्डिंग अगर इसको लिखा जाए तो टी इक्वल टू -b, b का वैल्यू -1 होगा, माइनस ऑलरेडी होता है तो प्लस का क्या हो जाएगा 1, बीच में साइन किसका आएगा प्लस माइनस, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस में 4ac तो 4a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू कितना -1 है, अपॉन में कितना आता है 2a तो अपॉन में कितना आएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 कितना 5, तो ये हमारे पास बचेगा t का वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 और अपॉन में कितना आएगा 2, ये हमारे पास आया। अब जब ये हमारे पास यहाँ से आ गया तो इसकी हम अगर यहाँ से बात करें तो भाई t क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर करें उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। और वैसे भी r को हम क्या लेते हैं,
आर को हम ग्रेटर देन क्या मान के चलते हैं, 1 यहाँ पे मान के चलेंगे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से अगर आर स्क्वायर निकालें तो टी का वैल्यू आर स्क्वायर लेट किया था, तो आर स्क्वायर जो आएगा वो 1 प्लस √5 और अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। ये बात समझ में आई यहाँ से, बताओ। अब तुम्हें आंसर जो बताना था वो किस में बताना था, कॉस में बताना था। इसने बताया देन द कोसाइन ऑफ द ग्रेटर एक्यूट एंगल, तो वो कौन सा होगा, ये मान लो ये एंगल है हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें कॉस निकालें तो बेस अपॉन में कितना आएगा, हाइपोटेनियस आएगा। बेस अपॉन में कितना, हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, तो यहां से अगर तुम कॉस थीटा निकालने जाओगे तो बेस कितना है, ए है हमारे पास, बेस ए है। और अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है, ए आर। ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। आर स्क्वायर का वैल्यू ये है। जब आर स्क्वायर का वैल्यू यहां डालोगे तो ये पलटेगा, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, 2/1 प्लस कितना, 2/1 प्लस √5। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है आंसर। कौन से ऑप्शन में बैठा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन डी यहां से राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कैसे किया, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे।